दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से 59 साल के सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन 20 दिनों में उन्होंने खाने के नाम पर सिर्फ नमक वाला पानी पिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अब उनके शरीर में जमा ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में शरीर ने अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनानी शुरू कर दी है। यानी अब उनका शरीर बाहर से खाना नहीं बल्कि खुद को खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है और डॉक्टर मानते हैं कि हर गुजरता दिन उनके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये सब उस जगह पर हो रहा है जो देश की संसद से सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर है। उस शख्स का नाम है सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिनसे प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार रेंचो बनाया गया था। अब जिस जगह पर यह सब हो रहा है उसे लेकर देश भर से संवेदनाएं भी आ रही हैं, लेकिन उसी जगह की कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिन्होंने लोगों को उलझन में डाल दिया है। शायद यही वजह है कि इस आंदोलन को पूरे देश का वैसा समर्थन नहीं मिल पा रहा जैसा मिलना चाहिए, क्योंकि उसी मंच पर कोई रील बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई तिरपाल के नीचे आराम कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कैमरा लेकर व्लॉग शूट कर रहा है, तो कोई अपनी अलग ही नौटंकी में लगा हुआ है। ऐसे नजारे देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये आंदोलन है या पिकनिक। ये बात सिर्फ लोगों को ही महसूस नहीं हुई बल्कि खुद सोनम वांगचुक भी इस पर दुख जता चुके हैं। उन्होंने कहा था, कई बार ऐसा लगता है जैसे लोग आंदोलन में नहीं पिकनिक मनाने आए हैं। लोग सामने बैठकर पेट भरकर खाना खाते हैं और सच कहूं तो ये देखकर मुझे दुख होता है। अगर सच में साथ देना चाहते हैं तो कम से कम एक दिन का अनशन करके दिखाइए। हालांकि ये भी सच है कि इस आंदोलन में मौजूद हर इंसान ऐसा नहीं है। इसी भीड़ में JNU की नेहा जैसी कई छात्राएं भी हैं जो खुद लगातार अनशन पर बैठी हैं। उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। यानी एक ही मंच पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक इवेंट बन गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उन 22 लाख बच्चों के भविष्य की लड़ाई है जिनके लिए ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। और यहीं से पूरे देश के मन में सबसे बड़ी कश्मकश शुरू होती है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या सोनम वांगचुक इस लड़ाई में बुरी तरह अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि 20 दिन बीत चुके हैं। सरकार की तरफ से न कोई साफ बयान आया है, न कोई बातचीत शुरू हुई है, न कोई समाधान सामने आया है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और वापस चले जाते हैं। कुछ अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील रिकॉर्ड करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर सोनम वांगचुक की एक बात पूरी बहस का रुख बदल देती है। वो कहते हैं, मैं तो किसी दिन उठ जाऊंगा, खाना खा लूंगा, मेरा क्या है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने पेपर लीक के सदमे में अपनी जान दे दी? क्या आगे भी ऐसे ही बच्चे अपनी उम्मीदें खोते रहेंगे? क्या ये आत्महत्याएं कभी रुकेंगी? बस यहीं से ये मामला किसी एक इंसान की भूख हड़ताल नहीं रह जाता। यहीं से ये सवाल पूरे देश के हर परिवार से जुड़ जाता है, क्योंकि बात सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है। बात उन लाखों छात्रों की है जो सालों मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मंच पर कौन है, किस पार्टी का नेता आया या कौन फोटो खिंचवा कर चला गया। असली सवाल ये है कि अगर मुद्दा देश के बच्चों के भविष्य का है तो क्या इस लड़ाई को अधूरा छोड़ देना चाहिए? और आखिर में फैसला देश को करना है। क्या बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले सोनम वांगचुक की आवाज को बुलंद किया जाएगा, या फिर हर कोई अपनी अपनी राजनीति में उलझकर इस मुद्दे पर भी खामोश रह जाएगा? देखिए, मैं जानता हूं कि इस देश में सोनम वांगचुक को लेकर लोगों की राय एक जैसी नहीं है। एक वर्ग उन्हें सच्चा समाज सेवी और हीरो मानता है, जबकि दूसरा उन्हें आंदोलन करने वाला चेहरा कहकर खारिज कर देता है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल राजनीति से ऊपर उठकर पूछा जाना चाहिए। अगर कोई इंसान 20 दिनों से भूखा बैठा है तो क्या उससे बात तक न करना लोकतंत्र के लिए सही माना जा सकता है? जिसने लाखों छात्रों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, क्या उसकी बात सुनना भी जरूरी नहीं है? अगर उसकी हर मांग मानना संभव नहीं है, तब भी क्या बातचीत शुरू नहीं होनी चाहिए? आखिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद ही तो होती है। यही सवाल अब पूरे देश में सुनाई देने लगा है और इसके साथ एक और सवाल भी उठ रहा है, क्या सोनम वांगचुक इस अनशन से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? इतिहास ऐसे कई आंदोलनों का गवाह रहा है। जहां कुछ भूख हड़तालों ने देश की दिशा बदल दी, तो कुछ ऐसे भी रहे जहां अंत में सिर्फ श्रद्धांजलि बची। अब सवाल यही है कि सोनम वांगचुक की कहानी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। सोनम वांगचुक के अनशन को आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं।
लेकिन यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस लोकतंत्र की भी है जहां सबसे शांत तरीके से उठाई गई आवाज क्या सबसे कम सुनाई देती है। इसका फैसला आप करेंगे, हमारा काम सिर्फ आपके सामने पूरे तथ्य रखना है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या सोनम वांगचुक सही है या सरकार का पक्ष ज्यादा मजबूत है, और सबसे अहम सवाल आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। अब बात करते हैं 20 जुलाई की, जो इस पूरे आंदोलन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इसी दिन संसद का मानसून सत्र शुरू होना है और जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालने का ऐलान भी किया गया है। यहाँ से 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली, सरकार उससे पहले सोनम वांगचुक से बातचीत शुरू कर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती है। दूसरी, विपक्ष इस आंदोलन के साथ खुलकर खड़ा हो सकता है, जिससे यह मार्च बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। और तीसरी, जिसकी उम्मीद शायद कोई नहीं करेगा, अगर डॉक्टरों की चेतावनी सही साबित हुई तो क्या उनका शरीर अगले कुछ दिन और झेल पाएगा, या फिर उनकी बिगड़ती हालत कोई बड़ा संकट खड़ा कर देगी। यही सबसे बड़ा डर है। अगर आपकी राजनीतिक सोच सोनम वांगचुक से मेल नहीं खाती, तब भी शायद इस बात से इनकार करना मुश्किल होगा कि उन्होंने देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिल्म मीर रैंचो का किरदार काफी हद तक उनके काम और सोच से प्रेरित माना जाता है। उन्होंने उन बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए जिन्हें सिस्टम ने नाकाम मान लिया था। लद्दाख में पानी की कमी दूर करने के लिए आइस टूपा यानी कृत्रिम बर्फ के ग्लेशियर विकसित किए। भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट तैयार किए जो भीषण ठंड में भी गर्म रह सके। और समाज व शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि सोनम वांगचुक का रिकॉर्ड पूरी तरह विवादों से अलग नहीं रहा। उनका नाम 2025 में लेह में हुए एक प्रदर्शन से भी जोड़ा गया, जहां हिंसा हुई और 4 लोगों की मौत हुई। उसी मामले में उन्हें करीब 170 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि यह मामला अभी अदालत में लंबित है, इसलिए कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला न हम कर सकते हैं और न आप। वैसे भी हमारे देश में अक्सर यह देखने को मिलता है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कानूनी मामले दर्ज हो जाते हैं, इसलिए इस मुद्दे का फैसला अदालत पर छोड़ देना ही उचित होगा। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल कुछ और है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी तरह हीरो नहीं है, तब भी अगर वह लाखों छात्रों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहा है, तो क्या हमें सिर्फ उसकी पुरानी बातों के आधार पर इस मुद्दे को नजरअंदाज कर देना चाहिए या फिर मुद्दे को मुद्दे की तरह देखना चाहिए? अब सवाल है कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत 3 मई से होती है, जब नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया और पूरे देश में हंगामा मच गया। सरकार पर सवाल उठे। बाद में सीबीआई जांच हुई, दोबारा परीक्षा कराई गई और 13 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार का कहना है कि उसने जरूरी कार्रवाई कर दी, लेकिन सोनम वांगचुक और उनके साथ आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी से समस्या खत्म नहीं होगी। उनका मानना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हुई। उनकी मांग यह भी है कि जिन परिवारों ने पेपर लीक जैसी घटनाओं की वजह से अपने बच्चों को खोया है, उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनका तर्क सीधा है, अगर कोई छात्र परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट देर से पहुंचे तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन अगर पूरा पेपर पहले ही बाहर आ जाए तो सिस्टम सिर्फ जांच और कार्रवाई की बात करता है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? इन्हीं सवालों के बीच अनशन के 20वें दिन जब सोनम वांगचुक से पूछा गया कि क्या सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से सब बदल जाएगा और क्या उसके बाद पेपर लीक रुक जाएंगे, तो उनका जवाब था, शायद सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत तो होगी। कम से कम जवाबदेही तय होगी। अगर नकल करके डॉक्टर बनने वाले लोग आपके बच्चों का इलाज करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा किसे होगा? इसलिए बदलाव की शुरुआत जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ वह 20 जून से जंतर मंतर पर बैठे हैं। अब जरा भारत में अनशन के इतिहास को भी समझिए। इस देश में अनशन या तो इतिहास बदल देता है या फिर इतिहास बनकर रह जाता है। 1952 में अनशन के इतिहास को भी 1058 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे। उनकी मृत्यु के बाद इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और बाद में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का रास्ता खुला। 1974 में का आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि देश की राजनीति बदल गई। आपातकाल लगा और कुछ साल बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हाल के वर्षों में 2020 का किसान आंदोलन लगभग 1 साल तक चला और आखिरकार सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। लेकिन इतिहास का दूसरा चेहरा भी है। गंगा को बचाने के लिए 112 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री को लगातार पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंत में
उन्होंने पानी तक छोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्हें श्रद्धांजलि तो मिली, लेकिन जिस कानून की मांग को लेकर उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाया था वह कभी नहीं बन सका। इन उदाहरणों का मतलब सिर्फ इतना है कि अनशन अकेले सरकार को नहीं झुकाता। जब जनता किसी आंदोलन के साथ खड़ी हो जाती है तब सरकारों पर दबाव बनता है। हालांकि इसके खिलाफ एक तर्क भी दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भूख हड़ताल के जरिए चुनी हुई सरकार पर दबाव बनाना लोकतंत्र का सही तरीका नहीं है, और यह तर्क अपनी जगह मौजूद है। लेकिन दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर बार बार पेपर लीक हो, लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाए, कई बच्चे टूटकर अपनी जान तक दे दें और फिर भी व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव दिखाई न दे, तो आखिर आम नागरिक के पास अपनी बात रखने का कौन सा रास्ता बचता है? यहीं से जनता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। पोट्टी श्रीरामुलु और जयप्रकाश नारायण के पीछे जनता खड़ी थी, इसलिए इतिहास बदला। G.D. अग्रवाल लगभग अकेले पड़ गए, इसलिए उनकी आवाज वहीं थम गई। इसी दौरान जब सोनम वांगचुक से पूछा गया कि क्या सरकार ने अब तक उनसे कोई संपर्क किया है, तो उन्होंने कहा अब तक तो नहीं, लेकिन अगर सरकार तक यह आवाज नहीं पहुंची तो यह सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी भी विफलता है। शायद हम इस मुद्दे को उतनी ताकत से उठा ही नहीं पाए। उन्होंने एक और सवाल पूछा, क्या हम तब जागेंगे जब ऐसी घटना हमारे अपने घर में होगी, जब कोई आकांक्षा हमारी बेटी होगी, या फिर हम तब भी सिर्फ खबर देखकर आगे बढ़ जाएंगे? उनका कहना है कि सरकारें असंवेदनशील नहीं होनी चाहिए और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस व्यक्ति ने 170 दिन जेल में बिताए, वही आज भी सरकार से बातचीत की उम्मीद लगाए बैठा है। कोई इसे उनका भोलापन कह सकता है, कोई उनका बड़प्पन और कोई उनकी मजबूरी, क्योंकि वह भी चाहते हैं कि यह आंदोलन किसी समाधान के साथ खत्म हो, लेकिन समाधान तभी निकलेगा जब बातचीत शुरू होगी। अब सवाल यह है कि उनके साथ आखिर खड़ा कौन है? 20 दिनों में सरकार की ओर से बातचीत की कोई औपचारिक पहल सामने नहीं आई। दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, और अदालत ने केंद्र तथा दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि जबरदस्ती खाना खिलाने की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन बातचीत की पहल अब भी दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष की बात करें तो और सहित कई नेता समर्थन जताने पहुंचे और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की, हालांकि अब तक वहां नहीं पहुंचे। इस पर सोनम वांगचुक ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि अगर वे नहीं आते तो उन्हें निराशा होगी। इन सब के बीच जंतर मंतर पर एक और तस्वीर भी दिखाई देती है। एक तरफ कुछ लोग रील बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और माहौल को हल्का बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नेहा जैसी कई छात्राएं और छात्र लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसी की शुगर गिर रही है, किसी को रात में अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वे आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए इस कहानी का हीरो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इस कहानी में वे सारे छात्र भी शामिल हैं जो अपने भविष्य के लिए भूख और तकलीफ झेल रहे हैं। अब यह आंदोलन उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से इसका अंत इतिहास के किस पन्ने पर लिखा जाएगा, ये काफी हद तक जनता की भागीदारी तय करेगी, क्योंकि आखिर में सच यही है, अनशन अपने आप सरकार को नहीं झुकाता। जब जनता उस आवाज को अपनी आवाज बना लेती है तभी इतिहास बदलता है, चाहे किसी मंत्री का इस्तीफा हो या न हो। लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ पेपर लीक जैसी नाइंसाफी दोबारा न हो। अगर समाज इस मुद्दे पर चुप रहा तो हो सकता है आखिर में सिर्फ एक श्रद्धांजलि रह जाए और असली मुद्दा वहीं दबकर खत्म हो जाए। सोनम वांगचुक की हालत देखकर दिल कहता है कि अब यह अनशन खत्म होना चाहिए, लेकिन दिमाग एक सवाल पूछता है, क्या लोकतंत्र में जवाब देने का तरीका यही होना चाहिए कि कोई इंसान 20 दिन तक भूखा बैठा रहे और फिर भी उससे बात न की जाए? अगर आज इस मुद्दे पर संवाद नहीं होगा तो कल किसी और मुद्दे पर कौन उम्मीद करेगा कि उसकी आवाज सुनी जाएगी? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हिंसा नहीं बल्कि संवाद होता है। इसलिए आज आप सोनम वांगचुक को हीरो मानते हो या नहीं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि उस मुद्दे को देखा जाए जिसके लिए वह बैठे हैं। बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि उन लाखों छात्रों की है जिनके सपनों पर पेपर लीक ने चोट पहुंचाई, उन परिवारों की है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया और उन युवाओं की है जिनका सिस्टम पर भरोसा कमजोर हुआ। फैसला आपका है, हमारा काम सिर्फ सवाल आपके सामने रखना है। इतिहास हमेशा याद रखता है कि मुश्किल समय में समाज ने किसका साथ दिया और किस बात पर चुप्पी साध ली। हमारी राय साफ है कि भारत सरकार को सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए और इस आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हो, युवाओं का भरोसा बना रहे और मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित हो, क्योंकि आखिर में मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश के भविष्य का है। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन देश और उसके युवाओं का भविष्य हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि संवाद होगा, समाधान निकलेगा और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।